सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक लिफ्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यानवो पैलेस का सीन दिखाते हैं जहां पर काफी सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए थे और जाओ फैमिली के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। उनके जनरल वांग यांगुओ को सोल्जर्स चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगवो पैलेस पर हमला करने की, हमारी हाइनेस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर ये सब सुनकर भी उस आर्मी को लीड कर रहे जनरल जाओ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जनरल जियाओ टशन मारते हुए कहता है कि तुम्हारी ये डायनेस्टी अब हमारी हुई जहां पर कोई भी हाइनेस नहीं है। तभी जाओ फैमिली के काफी सारे गार्ड्स एक भारी से रथ को खींचकर आगे ला रहे थे जिसे देखकर तो सोल्जर्स के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उस पर एक बहुत ही सस्पिशियस सी चीज रखी हुई थी, वो भी कवर करके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस जाओ की, जो कि जाओ फैमिली का प्रिंस है, जो खुद को यहाँ का किंग मान चुका था। उसके अकॉर्डिंग वो किंग यू पैलेस को जीत चुका है। पर जब किंग यू पैलेस के एम्परर ऐसा मानने से मना कर देते हैं और अपने सोल्जर्स को हमला करने को कहते हैं तो उनके सोल्जर्स अचानक से वीक पड़कर नीचे गिरने लग गए थे। उनमें से किसी को भी इस चीज का रीजन समझ नहीं आता, पर थोड़ी देर में हमें पता लग जाता है क्योंकि जाओ फैमिली का प्रिंस जाओ शीशोंग अपने पास मौजूद फायरवर्क से एक तरीके का साइन देता है जिससे उनके साथ मौजूद विच लॉर्ड एक अजीब सी प्रोसेस को करना शुरू कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक लग रहा था। उनकी बॉडी पर चैंटिंग थी और वो ग्लो करना शुरू कर देती है। उनके वुड स्क्रॉल को बाहर लाते ही वो भी ग्लो करने लग जाता है। साथ ही वो लोग जिस सस्पिशियस सी चीज को अपने साथ लेकर आए थे उस पर रखा हुआ कपड़ा भी ग्लो करके उड़ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक स्केलेटन मौजूद है जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक है। वो आसपास मौजूद किंग यू पैलेस के सभी सोल्जर्स की सोल को कैप्चर करके उन पर फीड करने लगा था। उसकी सारी जंजीरें आजाद हो जाती हैं और वो एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। हमें किंग यू पैलेस की एम्प्रेस को दिखाते हैं जो कि एक कॉन्क्यूबाइन है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस मिस्टीरियस सी एंटिटी के चक्कर में वो भी मारी जा चुकी हैं। वो मिस्टीरियस सी एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसने वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स की सोल को डिमोनिक कर दिया था। वो डीमन अपने एक्स का यूज करके जब पैलेस पे लगे हुए बैरियर को ब्रेक करता है तो पैलेस भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 20 दिन बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें जाओ किंगडम के कैपिटल को दिखाते हैं जो पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एग्जॉर्सिस्ट निंग लैन शुए से। वो अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ आगे बढ़ रहे थे जहाँ उनकी फीमेल डिसाइपल का नाम था निंग शाओलिंग जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस तरह की लड़की थी। वो आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा गौर से ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनका दूसरा डिसाइपल जिसका नाम चेन शेंग था वो काफी ज्यादा डरपोक किस्म का बंदा था। रास्ते में जब वो काफी सारे मरे हुए लोगों के कॉफिन्स को गुजरता हुआ देखता है जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि कॉफिन कम पड़ गए, इतने ज्यादा लोग मरे हैं कि उन सभी पर डेटी का कर्ज लगा है। निंग जियाओ को डरता हुआ देखकर उसे डरा देती है धप्पा करके और वो सीधा एक कॉफिन से टकराकर वहाँ की लाश के ऊपर गिर जाता है जिसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें से पूरी आत्मा सोख ली हो। वहीं मास्टर लैन जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके माथे पर बने हुए निशान और उसके पास रखे हुए स्वॉर्ड को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वहीं निंग जियाओ इतनी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि उस लाश को देखने के लिए उसके काफी पास पहुँचती है जिस बात पर मास्टर उसे डांट देते हैं। वहाँ पर इतनी सारी लाशों को देखकर लग रहा था कि टाउन पूरी तरह से खाली हो चुका है। निंग जियाओ को एक आइडिया आता है तो वो बहाना लगाते हुए अपने मास्टर से कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है मास्टर, क्यों ना हम आसपास ठहर जाएं, किसी डॉक्टर से बात हो जाएगी। तभी वहाँ पर मास्टर को लेने के लिए डेप्यूटी मिनिस्टर आ जाते हैं होंगजी टेम्पल के जिनका नाम मिस्टर सॉन्ग था। वो उन लोगों का वेलकम करते हुए उन्हें जनरल जाओ के मेंशन में ले जाने वाला था क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक्सोर्सिज्म कराना है। आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक और पथरीला था जिसे देख देख कर तो हमारे हीरो को डर लगने लग जाता है। वही मिस्टर सॉन्ग मास्टर को बता रहे थे कि वो लोग सेरेमनी को रात में परफॉर्म करने वाले हैं, तब तक वो लोग तैयार रहे। पहाड़ की चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो लोग जाओ किंगडम्स इंपीरियल सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर एक खूबसूरत नजारे को देखकर हमारे हीरो को एक अजीब सा विजन दिखाई देता है जिसमें एक हेवनली प्लेस पर उसे खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। निंग जियाओ के उसके कंधे पर हाथ रखने पर वो डर के मारे होश में वापस आ जाता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग उनको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए जहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी रहती है। कुछ दिन पहले ही उस बंदे ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, तब से उसका भूत यहाँ पर आते
ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और वो मास्टर की पावर चेक करने के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। जैसे ही मास्टर लैन और बाकी सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो जगह काफी बुरी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। आसपास चारों तरफ मिस्टीरियस और पावरफुल ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जिसे देखकर मास्टर भी अपनी चैंटिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर को फोकस के साथ अपना काम करता देखकर पीछे से मिस्टर सॉन्ग का कहना था कि आपके ये दोनों सबऑर्डिनेट्स यानी कि डिसाइपल्स बहुत ज्यादा यंग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके यंग होने की वजह से वो सोल्स इन पर कब्जा कर ले। मास्टर के घूर के देखने पर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस बारे में शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मास्टर को लेकर डाउट करना नहीं छोड़ते। थोड़ी ही देर में मास्टर की चैंटिंग की वजह से वो गोस्ट भी उनके सामने अपीयर हो गया था और मास्टर अपने पास मौजूद एक कॉइन का यूज करके उस गोस्ट को वैनिश कर देते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उस एंटिटी के मरते ही मास्टर के सामने एक कॉइन आकर गिरता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि आसपास का एरिया पूरी तरह से प्योर हो चुका है। अब अपनी ताकत का नमूना शो करने के बाद वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि अब आप मिडनाइट की एक्सोर्सिज्म की तैयारी कीजिए। मिस्टर सॉन्ग भी समझ जाते हैं कि मास्टर लैन ऐसे वैसे एक्सोर्सिस्ट नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जब वो अपने कमरे में जाते हैं और ज़्याओलिंग उनकी सेवा कर रही होती है, तब वो उन दोनों से कहते हैं कि उन्हें खुद को प्योर करना होगा, क्योंकि रात को उन्हें रिचुअल परफॉर्म करने हैं। रिचुअल के दौरान किसी भी तरीके का एविल थॉट उन्हें बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है, जिससे कि वो उस एंटिटी के कब्जे में आ सकते हैं। इतना बोलकर मास्टर खाना लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ मास्टर भी काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे। वहीं मास्टर की बातों से चैंग शेंग काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। मास्टर के जाने के बाद निंग जियाओ चैंग शेंग से कहती है कि मुझे मास्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि वो हमें यहाँ पर सेल करने के लिए लाए हैं। पर चैंग शेंग को उसकी बातें बेतुकी लग रही थी। इसके उलट उसके दिमाग में फिर से वही विजन चलने लगता है, उसी खूबसूरत लड़की का और उसी हेवनली प्लेस का, जिससे उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब वो इस विजन के बारे में निंग जियाओ को बताता है, तो वो तो उसे छेड़ना शुरू कर देती है कि कहीं ये तुम्हारी पिछले जन्म की यादें तो नहीं, तुम कहीं वो फेमस स्वॉर्ड मास्टर तो नहीं। इसके बाद मिडनाइट के टाइम पे जब वो जनरल वांग क्यूई के मेंशन पहुंचते हैं, तो वहाँ उनके जाते ही चारों तरफ लाल कलर की रोशनी फैल जाती है। आगे बढ़ते हुए मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि जनरल वांग की डेथ हो चुकी है, वो भी 3 दिन पहले। आसपास के माहौल को बदलता देखकर सबसे पहले मास्टर अपने तिलिस्मान निकालकर उससे निंग और चैन को प्रोटेक्ट करते हैं। मास्टर जब मेंशन के अंदर एंटर हो गए थे, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर जनरल वांग की बॉडी कहाँ है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग का कहना था कि 3 दिनों पहले उनके माथे पर एक सिंबल अपीयर हुआ और उसके बाद उनकी बॉडी जल गई। आसपास का माहौल इतना ज्यादा डरावना हो चुका था कि निंग और चैन काफी ज्यादा डर चुके थे। वहीं मास्टर अपने पास मौजूद कॉइन का यूज करके पता लगाने लगते हैं कि आखिर मेंशन में भूत कहाँ पर मौजूद है। तभी वो सिक्का एक बड़े से स्टैचू के सामने जाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मास्टर अपने रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जिसके लिए वो काफी सारे इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वो स्टैचू अपनी जगह से गायब होकर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे काफी सारे सोल्जर्स वहीं पर मारे जाते हैं। मास्टर अपने इक्विपमेंट का यूज करके आयरन टेट अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक से भी उस स्टैचू को जरा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो मास्टर के इक्विपमेंट्स को तोड़कर बिखेर देता है। अब उस स्टैचू का सीधा टारगेट हमारे मास्टर थे, जो कि खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, पर वो उन्हें काफी तेजी से चेस करते हुए आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। यहाँ उस स्टैचू को रोकने के लिए मास्टर उसके चारों तरफ तिलिस्मान लगा देते हैं, जिसमें काफी पावरफुल मंत्र लिखे हुए थे, पर वो तो एक एक करके उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ इस स्टैचू की वजह से निंग, चैंग और मिस्टर सॉन्ग को भी बचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो तीनों बचने के लिए टेबल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू उन्हें वहाँ भी हॉन्ट करना शुरू कर देता है। जब वो एविल स्टैचू उन तीनों को हॉन्ट करने में बिजी था, तभी मास्टर काफी सारे तिलिस्मान पेपर को लेकर उसमें अपना ब्लड लगाकर उसे ब्लॉक करने लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैल गई थी। इधर सभी को लग रहा था कि चलो मामला शांत हो गया होगा, लेकिन तभी अचानक से चैन चैंग के पास वो स्टैचू आ जाता है, जिससे वो तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो स्टैचू चैन चैंग पर हमला करने वाला था कि तभी मास्टर अपने ब्लड से अपने हाथ पर सिंबल बनाकर उसे ब्लॉक कर लेते हैं और फिर अपने तिलिस्मान का यूज करके वो उन्हें पिलर की हेल्प से बांध चुके थे। ये स्पिरिचुअल चेन उस स्टैचू के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि उसे होल्ड करने में सक्सेस हासिल कर लेता है। यहाँ पे मास्टर चैन शेंग से कहते हैं कि हमला करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। उस स्टैचू के माथे पर एक सिंबल अपीयर हो गया था, हमारे हीरो को उसी पर अटैक करना था, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और इतना वीक था कि वो उस स्टैचू को हर्ट नहीं कर पाता, बल्कि खुद ही जमीन पर गिर जाता है। तभी वो स्टैचू भी अपनी रेड एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर के माइंड को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। बर्निंग की आवाज मारने पर मास्टर अपने होश में आते हैं और उस एविल एंटिटी से कहते हैं कि मेरे दिमाग को कंट्रोल करना बंद करो। तभी उस स्टैचू में से जनरल की सोल बाहर आती है, जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक हो चुकी थी, और वो मास्टर के सोल को भी कैप्चर करने की कोशिश करने लग जाती है, पर मास्टर काफी ज्यादा फोर्स के साथ उसे खुद से दूर कर देते हैं और बहुत सारे एग्जॉस्टेड पेपर के साथ उस पर थंडर पेपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस थंडर अटैक की वजह से वो बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है और एक तेज एनर्जी वाला ऑरा रिलीज होता है और फिर सारी चीजें शांत हो जाती है।
मास्टर अपने दोनों डिसाइपल को ऑर्डर देते हैं कि चीजें शांत हो चुकी हैं, अब आकर फ्लोर की सफाई कर दे। लेकिन तभी चैन और निंग मास्टर के हाथ में लगे हुए ब्लड को नोटिस करते हैं। जैसे ही मास्टर लेन का ध्यान अपने हाथ पे जाता है, तेजी से उनकी आंखों का कलर भी ब्लैक हो चुका था और वो उस इविल एंटिटी के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी सोल्स अब उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी थी, जो कि उन्हें कंट्रोल करते हुए तेजी से निंग और चैन को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। और वो अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जहाँ ऐसी सिचुएशन में भी चैन निंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर उन दोनों की सोल को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि मुझे काफी साल लगे एक अच्छी बॉडी तलाश करने में, जिसे मैं वेसल की तरह यूज करूं। और ये बोलने के बाद मास्टर वहाँ पर मौजूद सारी इविल एनर्जी को उन दोनों की बॉडी में तेजी से ट्रांसफर करते जा रहे थे, जिससे उन दोनों को ही पेन हो रहा था। तभी देखते ही देखते निंग की बॉडी से एक स्पिरिट फॉक्स बाहर आती है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर से झूठ बोलने की, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक इनेट स्पिरिट मौजूद थी। वो स्पिरिट हमारे निंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखने के बाद मास्टर अपनी पावर का यूज करके उसे एक छोटे से फॉक्स स्पिरिट में कन्वर्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो एनर्जी वैनिश होते हुए वहाँ से तेजी से रवाना हो जाती है, जिसे एक रेड टेल फॉक्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि हजारों सालों से एक जगह पर ट्रैप थी, जो कि इस एनर्जी को सक करते हुए कहती है कि 500 सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अपनी एनर्जी मिलने के बाद वो वहाँ से आजाद हो जाती है। यहाँ मास्टर ने अपने दोनों डिसाइपल का यूज करके उस इविल एंटिटी को उनकी बॉडी में ट्रैप कर दिया था। साथ ही वो एक सील तिलिस्मान लगाकर उनकी बॉडी में उस एंटिटी को ट्रैप भी कर देते हैं। और अपना काम खत्म करने के बाद वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, इसलिए जल्दी से फ्लोर को साफ कर दो। मिस्टर सॉन्ग की नजर जैसे ही निंग और चैंग पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि इन दोनों को क्या हुआ। मास्टर कहते हैं कुछ नहीं, बस ये दोनों मरने का नाटक कर रहे हैं। जैसे मैं इनकी बॉडी से उन इविल सोल्स को गायब कर दूंगा वैसे ये होश में आ जाएंगे। तभी मिस्टर सॉन्ग मास्टर के माथे पर आए सिंबल को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सेम वैसा ही सिंबल था जैसा कि उस बड़े से स्टैचू के माथे पर भी देखने को मिला था, जो कि और किसी की नहीं जनरल वांग की सोल थी। और वो धीरे धीरे मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेती है, जो कि खतरनाक एंटिटी की तरह दिख रहा था। उसे देखकर मिस्टर सॉन्ग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हमें उसी हेवनली पैलेस को दिखाते हैं, जो कि अक्सर चैंग शेंग के विजन में दिखाई दे रहा था। वहाँ से एक एनर्जी रिलीज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मून से ट्रांसफर की गई है और वो सीधा हमारे चैंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। इधर मास्टर की बॉडी के अंदर जो भी एंटिटी मौजूद थी वो निंग को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसे खा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उस एनर्जी के हमारे चैंग की बॉडी में एंटर होते ही जो कि सोल लग रही थी, उसे फिर से वही विजन दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इस बार काफी ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जहाँ उसे अपने बचपन का रूप देखने को मिलता है, एक अलग दुनिया देखने को मिलती है और साथ ही वो खुद को नोटिस करता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए। उसकी मास्टर वही एक मिस्टीरियस सी लड़की थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, वो उसे सिखाते हुए मार डालती है। उस विजन में भी उसका चेहरा, उसकी कद काठी, यहाँ तक कि उसका नाम भी एग्जैक्ट वही था जो अभी है। इस बार जैसे ही चैंग शेंग को होश आता है तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और उसके चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समझ गया है कि वो कौन है। वो अपनी उंगली के एक इशारे से उस एंटिटी की गर्दन उखाड़ कर फेंक देता है। उस एंटिटी के मरते ही वहाँ पर एक कॉइन अपीयर हो गया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो जगह भी प्योर हो चुकी है। वो उस सिक्के को उठाकर उसके थ्रू चांद को देखकर कहता है कि चैंग शेंग निंग, क्या सच में एक नाम के दो लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं? वो अपनी पहचान को लेकर अब भी कंफ्यूज था। वहीं दूसरी तरफ हमें निंग जियाओ को दिखाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर उसी फॉक्स स्पिरिट की एनर्जी एंटर हो जाती है, जो कि 500 सालों से ट्रैप थी। ऐसा होते ही चैंग शेंग का ध्यान उस पर जाता है और वो उसे बचाने के लिए उसके माथे पर अजीब से सिंबल बनाने लग जाता है, जैसे कि वो होश में आ जाए। आँख खुलने पर जैसे ही निंग की नजर चैंग पर पड़ती है तो उसके बदले हुए रूप को देखकर वो बहुत हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक बैम्बू फॉरेस्ट में एक मास्क मैन को दिखाते हैं, जो कि एक लड़की पर हमला कर रहा था। उसके पास काफी पावरफुल मिस्टीरियस अम्ब्रेला था और वही उसका वेपन भी है। वो उसी अम्ब्रेला का यूज करके बड़े ही आराम से उस बंदे को मारकर घायल कर देती है। लेकिन फाइट के दौरान उस पर एक स्नेक अटैक होता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पर एक असैसियन नहीं है बल्कि काफी सारे लोग आए हैं उसे मारने के लिए, जिनका पता लगाने के लिए ही वो अपने अम्ब्रेला का यूज करके हवा में जंप करती है, जहाँ एक एक करके सारे असैसियंस बाहर निकल जाते हैं। ये जाओ फैमिली की प्रिंसेस जाओ जियांग है। जाओ जियांग काफी कूल तरीके से उन सारे असैसियंस को मार गिराती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है और चले आए मुंह उठाकर मुझे मारने। वो बंदा मरते मरते हमारे जाओ से कह के जाता है कि तुम्हारी माँ मारी जा चुकी है और अब अगली बारी तुम्हारी है। इस बात को सुनकर वो पहले से भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में वहाँ पर बाकी सारे असैसियंस को मारने के लिए अपने वेपन को जोर से टर्न करती है, जो
कि आसपास के बैम्बू ट्रीज को काफी बुरी तरीके से कट कर देता है। उसने तो आधा जंगल खाली कर दिया था और फिर वो बैम्बूज उड़कर उन असैसियंस के पेट में घुस जाते हैं, जिससे वो सभी वहीं मारे जाते हैं। अपने सारे दुश्मनों को निपटाने के बाद जाओ जिंग खुद से प्रॉमिस करती है कि वो वापस जाकर अपने मदर के कातिलों से बदला जरूर लेगी और उसने अपनी आंखों पर बनी हुई पट्टी भी उतार दी थी। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जाओ जियांग की मॉम असल में वही कॉन्क्यूबाइन है जो कि चियांजू पैलेस की एम्प्रेस थी। वहाँ के एम्परर ने जाओ फैमिली की लड़की यानी कि एम्प्रेस को अपने साथ रखा था और फिर वो उन्हें ही वापस लेने के लिए आए थे, तभी उन्होंने इतनी बड़ी फाइट लड़ी। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें चैंगशेंग को दिखाते हैं जो कि निंगजियाओ के लिए मेडिसिन गर्म कर रहा था या हर्ब से मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा था। तभी निंगजियाओ की आंखें खुलती हैं और वो चैंगशेंग को काफी ज्यादा शांत देखते हुए कहती है कि क्या हुआ था। वो बिना किसी रिएक्शन के बता देता है कि मास्टर मारे जा चुके हैं। वो तो डर जाती है ये सुनकर और फिर कहती है कि हमें किसने बचाया। वो कहता है कि शायद हम लकी थे इसलिए खुद बच गए और फिर वो काफी ज्यादा शांत तरीके से उसे दवाई देता है। उसका इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर उसे समझ आ गया था कि ये उसके सीनियर ब्रदर तो नहीं है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस पर तो हमारे चैंगशेंग का बिहेवियर भी उसे बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर की हुई मेडिसिन को फेंक कर उसे पाँव से कुचलने लगता है। निंगजियाओ के पूछने पर कि सीनियर आपको क्या हुआ है, तो वो कहता है कि मुझे काफी सारी चीजें याद नहीं और काफी नई चीजें याद है। वो अपने पास्ट लाइफ को इमेजिन करते हुए हमें बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है तुम्हारे पीठ के पीछे छुपा हुआ खंजर, जो तुम्हें कब कौन किस जगह भोंक दे तुम्हें पता भी न चले। उसकी इतनी खतरनाक बातें सुनने के बाद निंगजियाओ कहती है कि सीनियर ब्रदर कहीं आप मुझे तो हर्ट नहीं करने वाले ना। वो मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूंगा। यहाँ वो उसे थैंक यू भी बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, जबकि वो उसे इतना बुरा ट्रीट करती थी। पर यहाँ चैंगशेंग का कहना था कि उसे काफी चीजें याद नहीं, तो ये सारी चीजें रहने दी जा सकती है। निंगजियाओ उसका एटीट्यूड देखकर कहती है कि तुम मेरे सीनियर ब्रदर नहीं हो, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम बताओगे। इस सवाल से तो चैंगशेंग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर वो कहता है कि तुमने मुझे अपना सीनियर ब्रदर कहा है ना, तो आज से मैं वही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पर वो उसके चेहरे पर ना तो डर देखती है ना ही कंफ्यूजन। एक काम और पोलाइट मुस्कान देखने के बाद वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे सीनियर ब्रदर नहीं हो सकते। अब निंगजियाओ को यकीन दिलाने के लिए कि वो उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो जाता है और मास्टर के छुपे हुए खजाने को बाहर निकाल लेता है, जिसके बारे में सिर्फ इन दोनों को ही पता था। वो कहता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, और इसके अलावा मेरा नाम भी चैंगशेंग है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर की बॉडी में क्या कर रहा हूँ, लेकिन हमारा लुक हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं पता कि मेरा जाओ डायनेस्टी के साथ क्या रिश्ता है और इसी के बारे में पता करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा कि मुर्दा लोग कभी जिंदा वापस नहीं आते, लेकिन मैं मरकर दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। ये सारी बातें तो सच में निंगजियाओ को डरा देती हैं। उस पर तो जब चैंगशेंग उसके सर पे हाथ रखता है तो वो तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती कि कहीं उसकी गर्दन न उड़ा दे। पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे तुम्हारा ख्याल चैंगशेंग रखता था मैं भी वैसे ही रखूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ जियांग को दिखाते हैं जो कि क़िआनयू पैलेस पहुँच गई थी। वहाँ के गार्ड्स उसे देखकर तैनात हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए कोई अजनबी थी। पर उसके पास एक गोल्ड का टोकन मौजूद था जिसे शो करने पर गार्ड्स उसे मेजेस्टी बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। वो पैलेस के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर अपनी मॉम को याद करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं आपके पास नहीं थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपके कातिलों को मैं मार कर रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से चैंगशेंग को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत होकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसे इतना खामोश देखकर निंगजियाओ कहती है, सीनियर ब्रदर आखिर हम जाओ सिटी में क्या कर रहे हैं, हमें लिनहे सिटी वापस चले जाना चाहिए और नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए। अब तो मास्टर भी नहीं है और हम एग्जॉर्सिज्म भी नहीं कर सकते, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। पर इसके उलट चैंगशेंग तो कहता है कि ये जाओ सिटी बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पर शरीर मर जाते हैं लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रह जाती है। लेकिन देखकर लगता नहीं कि यहाँ इस दुनिया में इतनी सारी आत्माएं एग्जिस्ट करती होंगी, अगर करती हैं तो फिर वो कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि कोई इन सोल्स का यूज करके उस बाउंड्री को तोड़ना चाहता है किसी और को जिंदा करने के लिए। ये सारी बातें तो निंगजियाओ के कंधे के ऊपर से निकल जाती है। सारी चीजें टॉर्च कर चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइए ना। पर इसके उलट तो हमारे चैंगशेंग को पता लग चुका था कि जनरल जियाओ की मौत हो चुकी है। वो कहता है कि एक और मारा गया और अब ये पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। इसी के साथ चैंगशेंग का चेहरे का रिएक्शन पहले से ज्यादा सीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल पैलेस के बैकयार्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन को जाओ जियांग के आने का एहसास हो जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। जाओ जियांग भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि हाँ आप भी पहले से ज्यादा बदल चुके हैं, आपके बाल पहले से सफेद हो चुके हैं और बॉडी
कमजोर। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं इस राज्य का सलाहकार हूँ। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे कंधों पर राज्य की जिम्मेदारियां हैं। अब जाओ को तो गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि 20 दिन पहले कियानियो पैलेस में मेरी माँ को जान से मार दिया गया। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? राज्य के सलाहकार होने के नाते आपको मेरी माँ को संभालना चाहिए था। वो ओल्ड मैन खुद को संभाल नहीं पाते, बल्कि वहाँ पर मौजूद कुएं के पास गिरते हुए कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसे मारने खुद वादू गॉड आए थे, यानी कि तबाही के देवता। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही नियति है और मैं नियति के साथ आगे बढ़ रहा था। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। उनके पास जाकर जाओ जियांग काफी ज्यादा क्रूर तरीके से कहती है कि लगता है अब आपको आराम देना चाहिए, आप सच में काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इसके बाद हमें 9 स्पिरिट प्लेटफॉर्म का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर चेंग और निंग अपने अपने मास्टर को श्रद्धांजलि दे रहे थे उनकी डेड बॉडी के आगे। मिस्टर सॉन्ग उन लोगों को बचे हुए पैसे देकर कहते हैं कि अब जब तुम्हारे मास्टर मारे जा चुके हैं तो ये पैसे रखो और यहाँ से जाओ। मिस्टर सॉन्ग को इस तरीके से कहता देखकर चेंग कहता है कि आखिर आपको किस बात की इतनी जल्दी है, हमें भगाने की? वो तो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि इस 1 महीने के अंदर कितनी मौतें हो चुकी हैं कि जाओ पैलेस पूरा का पूरा सस्पिशियस हो चुका है। कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, मुसीबतें कम होंगी। पर चेंग का कहना था कि अगर कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं करना चाहता तो फिर मैं खुद करूंगा। ये सुनकर मास्टर नोंग रुक जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, तो हमारा चेंग उन्हें बता देता है कि लास्ट नाइट को किसी की मौत हुई थी ना, मुझे पता है कि वो सोल किसकी है। लास्ट नाइट की मौत के बारे में कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, किसी को भी कोई खबर नहीं हुई थी। ये देखकर कि चेंग को इस बारे में पता है, मिस्टर सॉन्ग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे पता चला? चेंग उन्हें असल बात ना बताकर कहता है कि ये मास्टर की सिखाई हुई ट्रिक्स है जो मुझे याद है। निंग को समझ आ जाता है कि चेंग यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग को यही बात सच लगती है। वो तो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, चलो अब फिर तुम अपने मास्टर का अधूरा किया हुआ काम पूरा करो। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग उन लोगों को लेकर जनरल जियाओ के मेंशन में पहुंचते हैं, जहां उनकी लाश पड़ी थी, वो भी लहूलुहान होकर। इतना खतरनाक मंजर देखकर तो निंग जियाओ डर जाती है, लेकिन चेंग शेंग को इस बार कुछ नहीं होता, बल्कि वो उस लाश के फॉरहेड को अच्छे से चेक करता है, जहाँ पर एक सिंबल बना हुआ था। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि ये 5th पर्सन है, वो भी रेप्यूटेड हमारी सिटी का, जो कि मारा जा चुका है, और इसके माथे पे भी वही सिंबल है। चेंग शेंग और भी सवाल पूछ रहा था, जिसके जवाब मिस्टर सॉन्ग को नहीं देने थे, इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा सवाल ना पूछकर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करो। पर चेंग शेंग मिस्टर सॉन्ग को देखते हुए कहते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो आगे ये कंटिन्यू रहेगा और अगली बारी आपकी होगी। मिस्टर सॉन्ग तो इस बात पर चेंग शेंग को सुनाने वाले थे, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ रेत का बवंडर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर एल्डर वादू की एंट्री होती है। एल्डर वादू को देखकर वो सभी उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ में भी वही वुड स्क्रॉल मौजूद था जो कि उस विच क्राफ्ट लॉर्ड के पास था। एल्डर वादू का भी मिस्टर सॉन्ग को यही सलाह था कि अगर इन सारी चीजों को नहीं रोका गया तो एक एक करके जितने लोग बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। यहाँ एल्डर वादू जैसे ही अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके जनरल जियाओ को टच करते हैं, उनकी बॉडी पूरी तरह से फायर से लिपट जाती है। एल्डर वादू वहाँ चीजें संभालने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, पर हाँ जाते जाते वो उन लोगों को महाजंग गोस्ट के बारे में बता के जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मौत का खेल चल रहा है। निंग जियाओ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो मिस्टर सॉन्ग उसे बताते हैं कि ऐसी अफवाह है कि एक लेजेंडरी रेड डीमन बर्ड है। ऐसा माना जाता है कि वो एक काफी खतरनाक फ्यूनिक्स बर्ड का रूप है, उसे वर्मेलन कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो किसी लड़की के बारे में बता रहे हो। तभी वहाँ पर जाओ जियांग की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद चेंग शेंग कहता है कि आखिर वो लड़की कौन है। उसका ऑरा, उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे पर वो सीरियसनेस इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि हर कोई उसे बस देखता रह जाता है। सभी गार्ड्स उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ निंग जियाओ भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो बताती है कि आज से ठीक 10 साल से भी पहले स्वर्गीय सम्राट अपने साथ एक काफी खूबसूरत लड़की को लेकर आए थे। जहाँ पर वो रहती थी वहाँ काफी सारे चमत्कार होते थे। स्वर्गीय सम्राट ने कियानवो पैलेस को उन्हीं के लिए बनाया था। उनकी एक बेटी भी थी और वही है हमारी जाओ जियांग। स्वर्गीय सम्राट के मरने के बाद एम्प्रेस दोबारा कभी उस पैलेस से बाहर नहीं निकली और हमारी जाओ जियांग भी उनसे मिलने नहीं आ पाई। अब तक आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमारी एम्प्रेस जिन्हें की सीरीज के स्टार्टिंग में मारा गया था, वो एम्परर के साथ कियानवो पैलेस में रहती थी, जो कि उनके लिए ही स्पेशली बनाया गया था। पर जाओ फैमिली के प्रिंस अपने फादर की मौत के बाद अपनी स्टेप मदर को वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो उन्हें जान से मारने के लिए अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुँच गए। और उन्हें पता था कि उनकी स्टेप मदर डेटी है, इस वजह से उन्हें मारने के लिए उन्होंने एक इविल एंटिटी को बुलाया और यहाँ पर कर्स फैल गया। जाओ जियांग उनकी स्टेप सिस्टर है। अब यहाँ का कोई वारिस नहीं बचा था, तो वो यहाँ पर अपनी मॉम की मौत का बदला लेने आई थी, लेकिन ये लोग तो उसे ही प्रिंसेस बनकर इस राज्य को संभालने के लिए कहते
कहते हैं क्योंकि राजा के मरने के बाद उनकी मदर ने भी इस राज्य को नहीं संभाला था और फिर न चाहते हुए भी इन लोगों को राज्य को जाओ शीशोंग को हैंडओवर करना पड़ा, यानी कि जाओ फैमिली के प्रिंस को, जिसने अपनी मर्जी से इस राज्य को संभालना शुरू किया और उसकी मदर को मरवा दिया और अब वो खुद भी नहीं बच पाया। इस कर्ज के चलते वो खुद भी मारा गया। पर जाओ जियांग का सिर्फ इतना कहना था कि जब मदर को चारों तरफ से घेरा गया था तब आप लोग क्या कर रहे थे। पर मिस्टर सॉन्ग कुछ भी नहीं कह पाते। वो कहते हैं कि ये एल्डर वादू की मर्जी से हुआ है, हम उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी मदर ने कब जाओ स्टेट के बारे में सोचा था। पर जाओ जियांग अपने मदर को डिफाइन करते हुए कहती है कि मेरी माँ जाओ स्टेट को अपनी तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। पर इस बारे में मिस्टर सॉन्ग का कहना था कि किसी को इस बारे में नहीं पता और न ही मुझे, तो हम कैसे यकीन करें। वो तो उनकी बोलती बंद करते हुए कहती है कि जब आपको यकीन ही नहीं है तो फिर आप किसी को जज करते हुए कैसे कह सकते हैं कि वो गलत था या सही। मिस्टर सॉन्ग अपने राज्य के लिए वफादार थे। वो कहते हैं कि हमारे हाइनेस के जाने के बाद किसी ने भी इस राज्य की तरफ नहीं देखा। ये राज्य किसी लावारिस की तरह पड़ा रहा। आपकी मदर की वजह से यहाँ लाखों सोल्जर्स की जाने गई। अगर वो सत्ता संभालती तो आज इस सेट की हालत ऐसी नहीं होती। यहाँ जाओ जियांग अपने वेपन के साथ काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि आज तो इनका खेल खत्म। जाओ जियांग उनके कंधे पर हाथ भी ऐसे रखती है जैसे कि वो उन्हें जान से मार देगी। पर इसके बदले वो उनसे सवाल करती है कि मेरी मदर की बॉडी कहाँ है। मिस्टर सॉन्ग इस बात पर डर जाते हैं लेकिन फिर भी जवाब देते हुए कहते हैं कि आपकी मदर की बॉडी जलकर राख हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। अब इतना सुनना था कि वो दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वार्निंग देते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसकी नजर चैंग शेंग पर भी पड़ती है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं इधर मिस्टर सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि चैंग शेंग और निंग जियाओ को वहाँ से जाने को कह देते हैं, ये कहकर कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। पर तभी वहाँ पर उनके इंपीरियल पैलेस का एक और बंदा आता है जिसकी वाइफ हमारी हाइनेस के लिए काम करती थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी। वो चैंग शेंग से आकर कहता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत अच्छे एग्जॉस्टेड थे तो तुम्हें भी उन्होंने कुछ न कुछ सिखाया होगा। मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें क्योर करो। मिस्टर सॉन्ग तो ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो हाइनेस के लिए काम करती थी ना, उसे तो कब का मारा जाना चाहिए था। इस बात पर तो वो बंदा उस पर चिढ़ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बात करने की। पर चैंग शेंग उसके साथ चलने को तैयार था, जिस बात पर निंग जियाओ को भी अजीब लगता है। हमें उस बंदे के पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर एक नकली सा प्रीस्ट आकर अजीब से रिचुअल करके उस लड़की को ठीक करने की कोशिश करा था, पर उसे भी उस बंदे की वाइफ धक्का मार के भगा देती है, ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे कि वो भी इविल एनर्जी से इफेक्ट हो चुकी है। तभी वहाँ पर चैंग शेंग की एंट्री होती है जिसे देखकर वो उसमें इंटरेस्टेड लग रही थी क्योंकि हमारा चैंग शेंग काफी ज्यादा हैंडसम जो था। पर वो तो उसे एक नजर देखते ही पहचान जाता है कि ये एक नंबर की नौटंकी कर रही है और वो भी नौटंकी में उसका साथ देते हुए कहता है कि आपकी वाइफ की कंडीशन तो बहुत ज्यादा सीरियस है। और फिर वो निंग जियाओ से एक सिक्का लेता है और नकली का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है। वो लेडी भी ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि उसकी बॉडी से वो इविल एंटिटी बाहर निकल चुकी हो, जिससे वो बंदा खुश हो जाता है और वो चैंग शेंग से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो तो कहता है कि मुझे आज रात को यहाँ पर ठहरना है। चैंग शेंग के उसी पैलेस में रहने का बंदोबस्त किया जाता है, जिस बात से निंग जियाओ बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो लेडी चैंग शेंग पर फ्लर्ट जो कर रही थी। अब रात के अंधेरे में हमारा चैंग शेंग उसी लेडी के रूम में पहुंचकर उसकी बॉडी पर तिलिस्मान चिपका देता है। वो तो चैंग शेंग को देखकर कहती है कि आप कितने ज्यादा रूड प्रिस्ट हैं, आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। पर वो तो उसे बेड पर गिराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही थी, तुम्हें हाइनेस के बारे में सब कुछ पता था ना, और अब मुझे वो सारी चीजें जाननी है वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को और पूरी सिटी में ये बात फैला दूंगा कि तुम मरने से बचने के लिए नाटक कर रही थी। वो बंदी भी पावरफुल थी जो कि एक वेपन प्रिपेयर करने लगती है चैंग शेंग को मारने के लिए, पर वो भी कम तेज नहीं था बल्कि उसी के वेपन को यूज करके उसकी आंखों में घुसाने की धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि 3 साल पहले क्या हुआ था और तुम्हारी मालकिन क्या प्लान करी थी तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ब्लेम डाल दूंगा उस इविल एंटिटी पर। वो इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ जियांग को दिखाते हैं जो कि उसी ओल्ड मैन के पास जाकर उन्हें एक मेडिसिन देती है। उस मेडिसिन की वजह से इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होने वाली थी। वो ओल्ड मैन उस मेडिसिन को पीने की बजाय जाओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो। पर जाओ जियांग का कहना था कि बिना मेरी माँ के आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, राज्य के सलाहकार का क्या काम जब यहाँ पर कोई किंग और क्वीन ही नहीं है। तो ऐसे में आपका ये मेडिसिन पीना ही बेहतर है जो कि जिंदगी भर के लिए आपकी कल्टीवेशन को खत्म कर देगा। पर ये ओल्ड मैन तो जाओ जियांग पर ही ब्लेम करते हुए कहते हैं कि अगर तुम 3 साल के लिए गायब ना हुई होती तो फिर तुम्हारी माँ को इस राज्य से पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस जाओ डायनेस्टी की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जाओ जियांग को गुस्सा आ रहा था कि कैसे हर कोई उसे और उसकी मॉम को ही ब्लेम कर रहा है। इधर दूसरी तरफ चैंग शेन ने जिस लेडी पर निशाना साधा हुआ था वो घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम कौन हो। पर चैंग शेन उसके सवाल को डॉज करते हुए कहता है कि फिलहाल तुम्हारे लिए जरूरी
जरूरी ये है कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त मार सकता हूँ। ये सुनकर उस लेडी के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और फिर वो अपनी 3 साल पहले की कहानी बताना शुरू कर देती है। ये बात तब की थी जब जाओ जियांग काफी ज्यादा यंग हुआ करती थी और वो जाओ स्टेट में ही रहती थी। उस साल हर 10 साल में होने वाली सेरेमनी को कंडक्ट किया जा रहा था। हमें यंग जाओ को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा चुलबुली और बिंदास किस्म की हुआ करती थी। वो एक शॉप से फटाफट रोस्टेड चिकन उठाकर उन्हें अपने सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और फिर उनसे वाइन लेकर मजे से वो टावर के ऊपर बैठकर अपना चिकन और अपना वाइन एंजॉय कर रही थी। वहीं सेरेमनी के लिए काफी सारे प्रिंस उस राज्य में आए थे, जिसमें से एक की नजर हमारी जियाओ पर पड़ती है। उसका खाया हुआ बोन उसके चेहरे पर लगता है और वो तो उसका दीवाना बन जाता है। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच जाता है उसके फादर के पास। उसके फादर तो मैरिज सर्टिफिकेट में लिखे हुए कंडीशन को पढ़कर ही हंसने लगते हैं कि उसे एक केयर फ्री लड़की से प्यार हो गया है जो कि रोस्टेड चिकन खा रही थी। उसके फादर एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि आपको पक्का श्योर है ना कि आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। वो तो कहता है कि हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। उसका केयर फ्री अंदाज मुझे पसंद आया। आप शादी के लिए सीधा सीधा हाँ बोलेंगे या फिर आप फाइट करना चाहते हैं। इतना सुना था कि तभी वहाँ पर जाओ जियांग की एंट्री हो जाती है जो कि उन सभी को एक ही किक में सोल्जर्स के साथ बाहर निकाल देती है। जाओ जियांग की ये हरकत देखने के बाद भी वो प्रिंस उससे गुस्सा नहीं होता, बल्कि अपने सोल्जर को रोकते हुए उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि लड़की, मैं अपनी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। मैं जब 7 साल का था तभी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे तो एल्डर्स जीनियस कहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम डेडी की डॉटर हो, लेकिन इतना एरोगेंस भी अच्छी बात नहीं। अब उस जीनियस की बकवास हमारी जाओ जियांग को इतनी ज्यादा जहर लगती है कि वो जाकर उसकी जोर जोर से थप्पड़ बजाने शुरू कर देती है। इन थप्पड़ों की वजह से तो उस बंदे की हालत पूरी तरह से पंचर हो चुकी थी और उस पर भी उसका एटीट्यूड कम नहीं होता। तो जाओ जियांग उसे ऐसा किक मार के नॉकआउट कर दिया ना कि बेचारे की शायद पुश्ते याद रखेंगी। उसकी लैंडिंग सीधा वहाँ पर मौजूद तालाब में हो जाती है और वो गुस्से में अपने सोल्जर से कहता है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सबक सिखाओ इस जिद्दी लड़की को। वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद डर के कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें बचाने के लिए वो अपनी अपनी स्वॉर्ड तान कर रेडी हो जाते हैं। जाओ जियांग जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा औसम थी कि वो अकेले ही एक एक सोल्जर्स की पिटाई लगाते हुए वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को ढेर कर देती है। उसने मार मार के उन लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि किसी का कंधा फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के सर की खोपड़ी ब्रेक हो जाती है। और ये सारा काम हमारी ये खूबसूरत डेडी डॉटर अपने हाथों से और पाँव से करती है। उसके मार्शल आर्ट के चर्चे पूरे डायनेस्टी में फेमस थे और उसी के साथ उसके तेवर भी। सारे सोल्जर्स को घाट घाट का पानी पिलाने के बाद वो सीधा यंग प्रिंस के पास पहुंचती है जो कि उस पॉन्ड से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो ये देखकर कि अकेले जाओ जियांग ने ही उसके सारे सोल्जर्स को घायल कर दिया डर जाता है और जब जाओ जियांग उससे कहती है कि जीनियस अब तुम्हारी बारी है, तो उसका चेहरा देखने लायक था। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ भी कर पाती तभी वहाँ पर एक स्नेक वेपन आकर उस पर हिट करने वाला था। जाओ जियांग अपनी स्पीड कल्टीवेशन का यूज करके काफी तेजी से उस अटैक को डॉज करती है, पर वो वेपन उसे तेजी से चेज करते जा रहा था। वो इतना ज्यादा स्पीड में आ रहा था कि एक पल को जाओ जियांग भी घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। तभी उस वेपन को कंट्रोल करने वाला पर्सन भी उसके सामने आ जाता है जो कि अपने वेपन को अपने हाथ में लेकर उस पर अटैक करना शुरू कर चुका था। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो जाओ जियांग पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं मार पाता। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि इस प्रिंस रोंग का बॉडीगार्ड था। जाओ जियांग के कन्फ्रंट करते ही वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है और इतनी देर तक वो हमारे जाओ जियांग की कल्टीवेशन को ही नोटिस कर रहा था। वो कहता है कि बेशक से तुम्हारी कल्टीवेशन कमाल की है, लेकिन मेरा ये गोल्डन स्नेक स्वॉर्ड भी बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रेंथ रखता है जो कि तुम्हारे अटैक्स को काउंटर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस आप मुझे अपने साथ फाइट करने के लिए अलाउ करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने वेपन की हेल्प से आपको हरा सकता हूँ। पर जाओ जियांग का कहना था कि आपके पास एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है, इसे ऐसा भी कोई खास वेपन समझने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को भी हरा सके। वेपन हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट स्वॉर्ड मैन है और किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को आराम से हरा सकते हैं। उसकी चपड़ से इस बंदे का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है कि क्या आप बातें कम करके फाइट स्टार्ट कर सकती हैं, और फिर वो अपने ग्रीन फ्लेम को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने मल्टीपल स्वॉर्ड रिलीज कर दिए थे जो कि स्नेक की फॉर्म में जाओ जियांग को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से जाओ जियांग अगर एक को संभालती तो दूसरा उसके हाथ को जकड़ लेता और अगर वो तीसरे को संभालती तो चौथा उसके पाँव को, और इसी तरीके से वो सारे के सारे जहरीले स्नेक एक नेट के फॉर्म में क्रिएट होकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, वो तो पूरा स्नेक से ढक जाती है। और वहीं उस स्वॉर्ड सेज को दिखाते हैं जो कि अपने जायंट स्नेक पर बैठकर प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर कर उसका तमाशा देख रहा था। जाओ जियांग भी हार मानने वालों में से नहीं थी, बल्कि वो अपने फायर फ्लेम को रिलीज करके उन सभी स्नेक को अपनी बॉडी से दूर झटक देती है। उसका ऑरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और अब वो जैसे ही खुद को संभालती है तभी ये स्वॉर्ड सेज अपने जायंट स्नेक का मुंह खोलकर उससे स्वॉर्ड अटैक करना शुरू कर देता है। इन मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक को
को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर जाओ जियांग थोड़ा सा फोकस करके अपने वेपन को समन करना शुरू कर देती है, जो कि वही अम्ब्रेला है। जैसे ही वो उसके हाथ में आता है, वो उसे ओपन करके उन सभी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। सभी अटैक्स को आराम से ब्लॉक करने के बाद वो अपने वेपन से फायर थ्रो करती है, जिससे कि वो जायंट स्वॉर्ड जलकर भस्म हो जाता है। अपने जायंट स्नेक के डिस्ट्रॉय होते ही वो स्वॉर्ड मैन भी जमीन पर गिर चुका था और अपने बॉडीगार्ड की ऐसी हालत देखने के बाद प्रिंस रॉन्ग की भी हालत खराब हो जाती है। और जब हमारी जाओ जियांग उसे गुस्से से घूर कर देखती है, जैसे कि वो कह रही हो कि अब तेरी बारी है, वो खुद ही खुद को पानी में डुबो देता है। जाओ जियांग टेंशन मारकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत क्यों की, जब मैं सनसेट देख रही थी हाइनेस के लिए। इधर प्रेजेंट में उन बातों को दोहराते हुए हमारा चैंग शेंग कुछ सोचने लगता है कि आखिर सूर्यास्त और चंद्र ग्रहण इससे उसका क्या लेना देना है। इसके अलावा जाओ जियांग को देखकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इसका उसके पास्ट लाइफ के साथ कोई कनेक्शन हो। नेक्स्ट सीन में हमें जाओ जियांग को दिखाते हैं, जो कि उसी ओल्ड मैन के सवालों का जवाब देते हुए कहती है कि शायद मास्टर आप भूल रहे हैं कि मुझे पता है जाओ डायनेस्टी का निर्माण कैसे हुआ है, उनकी रूट्स डीमन से जुड़े हैं। जैसे ही जाओ जियांग इस बारे में बात करती है, मास्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाते और चेयर पर बैठ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि जाओ जियांग को इस बारे में हाइनेस ने बताया होगा, इसलिए वो कहते हैं कि आखिर हाइनेस ने तुम्हें इस बारे में क्यों इन्फॉर्म किया। पर जाओ जियांग का कहना था कि डीमन से जुड़े रहना हमारा एक काफी बड़ा पास्ट है और इसे हमें कैरी करना पड़ रहा है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि जाओ डायनेस्टी को एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तो इसके उलट है। मुझे तो लगता है कि चीजें और भी ज्यादा खराब होंगी। और ये बोलकर वो अपने मास्टर के पास पहुंचती है। मास्टर तो थर थर कांप रहे थे। तभी जाओ उनके आगे वो मेडिसिन बॉल करते हुए कहती है कि आप अपनी मेडिसिन जल्दी से ले लीजिए। मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिर वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। पर जाओ जियांग ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि हर किसी को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है, इसीलिए मैं आपको जान से नहीं मारूंगी। मास्टर को ना चाहते हुए भी वो मेडिसिन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपने मास्टर को वो मेडिसिन पिलाने के बाद जाओ जियांग वहाँ से जाते हुए फिर से वही डायलॉग दोहराती है कि मैं तो बस सनसेट एंजॉय कर रही थी, आखिर मुझे छेड़ने की जरूरत क्यों की। अब दूसरी तरफ हमें चैंग शेंग को दिखाते हैं, जो फिर से उसी लेडी के पास पहुंचकर उसे आगे की स्टोरी सुनाने को कहता है। और वो लेडी अपने हाथ में बंधे हुए नीडल्स का यूज करके पीछे से फॉर्मेशन बनाकर हमारे चैंग शेंग को मारने की प्लानिंग करने लगती है। और धीरे धीरे चैंग शेंग को आगे की कहानी भी सुनाती जा रही थी, ये कहते हुए कि उसके बाद हमारी प्रिंसेस जाओ जियांग ने अपनी मदर से बात करके इंपीरियल सिटी को छोड़ दिया और पूरे देश में ट्रैवल करने लगी। और कहानी 20 दिन बाद शिफ्ट हुई, जहाँ पर उन लोगों ने क्यानियो पैलेस में अटैक कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें पता लगता है कि क्वीन के मरने के बाद अब ये लेडी और किसी के लिए नहीं बल्कि जाओ जियांग के लिए काम करती है। चैंग शेंग आगे बढ़ते हुए उससे पूछता है कि वो आगे क्या करने वाली है, पर वो जवाब न देकर कहती है कि मैं उसकी सर्वेंट हूँ और मैं उसके खिलाफ बगावत नहीं करूंगी। चैंग शेंग आगे बढ़ते हुए उसके काफी पास पहुंच गया था। वो उससे कहता है कि क्यों नहीं बताओगी, क्योंकि तुमने अपना फॉर्मेशन प्रिपेयर कर लिया है, आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारा अरे कितना पावरफुल है। ये बोलकर जैसे ही वो उसे टच करने जाता है, पहले तो वो लड़की डर जाती है कि चैंग शेंग को उसके अरे के बारे में पता लग गया, लेकिन उसके हाथ लगाने से पहले ही वो उस अरे को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसकी बॉडी पे लगा हुआ तलिस्मान डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसपास की सारी नुकीली चीजें हमारे चैंग शेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती। और यहाँ ये लेडी कहती है कि चाहे तुम कोई भी हो, मेरे वार से बचना नामुमकिन है, या तो तुम मरोगे या फिर वो। उसकी बातों से चैंग शेंग को पता लग गया था कि ये लेडी निंग जियाओ को भी मारने की कोशिश कर रही है। वहीं हमने निंग जियाओ को दिखाते हैं, जो कि आराम से सो रही थी कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और पीछे से एक असैसिन उस पर लगातार वार किए जा रहा था, पर वो अनजाने में उन अटैक्स को डॉज किए जा रही थी। तभी अचानक से वो पर्सन उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड धंसाने जा रहा था, जिसे वो अपने हाथों से ब्लॉक करती है। उसके हाथों से तो खून निकलना शुरू हो गया था। वो असैसिन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो निंग जियाओ की गर्दन ऑलमोस्ट काट ही देता कि तभी उसकी बॉडी से उसकी इनेट स्पिरिट बाहर निकलकर उस बंदे को काट लेती है। उस छोटी सी फॉक्स स्पिरिट को देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए निंग जियाओ से कहता है कि क्या तुम स्पिरिट क्रिएट कर सकती हो, और ये बोलकर वो अपने एरो शूट करना शुरू कर देता है, जिनसे डॉज करते हुए निंग जियाओ जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और जब ये शोर चैंग शेंग के कानों में पड़ता है तो वो अपनी स्पीड का यूज करके उस लेडी के सारे अटैक से बचते
सोचते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसके फिंगर में बंधे हुए उस थ्रेड को भी काट देता है। वो लेडी तो चैंग शेंग के मूवमेंट को डिटेक्ट भी नहीं कर पाती और चैंग शेंग उसके पास रखे हुए टोकन को वहाँ से बड़ी तेजी के साथ लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तो इस लेडी के चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। उसे समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ निंग ज़ियाओ के कमरे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो असैसिन तीर मारकर उसकी फॉक्स स्पिरिट को घायल कर देता है, जिससे तो निंग ज़ियाओ के मुंह से भी ब्लड आने लगा था। इससे पहले कि वो एरो उसे शूट करता तभी काफी तेजी के साथ चैंग शेंग आकर अपनी जूनियर सिस्टर को बचा लेता है और साथ ही उस असैसिन को वो टोकन दिखाकर कहता है कि अब वो यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। इस टोकन को देखकर उस असैसिन को समझ नहीं आता कि ये टोकन इस बंदे के पास क्या कर रहा है, पर अब ये टोकन उसकी मालकिन का था तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसके उलट तो हमारे चैंग शेंग ने उसके वेपन के थ्रेड को भी काट दिया था। वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का है कौन और इतना पावरफुल कैसे। निंग ज़ियाओ भी अपने सीनियर ब्रदर को हैरानी से देख रही थी। तभी वो बंदा वहाँ पर एक स्मोक बम फोड़कर गायब हो जाता है। मामला शांत होने के बाद चैंग शेंग घायल निंग ज़ियाओ को मेडिसिन देता है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर ये लोग बार बार हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। चैंग शेंग बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहता है कि शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि हम उनके प्लान को खराब करें। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी इसलिए कहती है कि क्या हम वापस नहीं जा सकते। वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे एक पहेली सुलझानी है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक बंदे को ढूंढना है जो कि उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। उस बंदे के बारे में सुनकर निंग ज़ियाओ हैरान होते हुए कहती है कि आपको कौन सा पजल सॉल्व करना है और उसमें मेरी किस तरीके की हेल्प लगेगी। चैंग शेंग का कहना था कि मुझे जानना है कि आखिर मैं कौन हूँ। उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर निंग ज़ियाओ कहती है कि सीनियर ब्रदर आप फिर से अजीब बातें करने लग गए, लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो फिर बताइए ना आखिर आप क्या ढूंढना चाहते हैं। चैंग शेंग तो खड़े खड़े ही अपने पास्ट लाइफ में खो जाता है जहाँ अब उसे काफी सारे नए लोग दिखते हैं, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स। उसके लिए ये जानना कंफ्यूजिंग था। तो जैसे ही निंग ज़ियाओ उसे होश में लाती है तो वो उसे कहता है कि मुझे शायद एक जूनियर ढूंढना है या फिर एक सीनियर, क्या पता वो तुम्हारे जैसा कोई क्यूट जूनियर हो। निंग ज़ियाओ को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन से जूनियर को ढूंढ रहे हैं। सारी जिंदगी तो मैं इनके साथ थी। उसे तो लगता है कि शायद चैंग शेंग सपना देखने लगा है उस स्वॉर्ड लेडी को देखने के बाद से। पर चैंग शेंग निंग ज़ियाओ को अपना ख्याल रखने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारी इनेट सोल फिर से घायल हो चुकी है और अब तुम्हें उसे हील करने पर ध्यान देना चाहिए। निंग हैरान हो जाती है ये सुनकर कि चैंग शेंग को उसकी सोल के बारे में पता है। वो तो कहती है कि मेरा सोल बेचारा छोटू सा फॉक्स, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई रैट है, उसकी तो पूंछ भी नहीं है। पर चैंग शेंग उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, सारे स्पिरिट्स ऐसे ही पैदा होती हैं, उन्हें हमें क्योर करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इनर स्पिरिट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएं। यहाँ निंग ज़ियाओ सालों से सुनती आ रही बातों के ऊपर गौर करते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या सच में 12 गॉड्स होते हैं और उनके शिला होते हैं? शिला वो जहाँ पर वो रहते हैं। पर चैंग शेंग इन बातों को रोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, कोई इमॉर्टल पर्सन नहीं, मुझे कैसे पता होगा इस बारे में। और फिर वो उसे सुलाकर रूम से बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी भी हालत खराब थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। इधर हम एक छोटी सी रेड बर्ड को देखते हैं जो कि एक नोट लेकर ज़ाओ ज़ियांग की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे वो उसके मेंशन के अंदर एंटर होती है, कुछ लोग उसके मेंशन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ पर लगे बैरियर की वजह से वो बिल्कुल अंदर नहीं एंटर हो पाते। यहाँ ज़ाओ ज़ियांग के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लेटर उसे उसी लेडी ने भेजा है। वो ज़ाओ ज़ियांग को चैंग शेंग से केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि वो उसके बारे में पता लगा रहा था। जब मास्टर को इस बारे में अपडेट मिलती है तो वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो लड़की, तुम रॉयल ब्लड लाइन से जुड़ी हुई हो, तुम्हारा एक एक मूव तुम्हें खतरे की तरफ खींच कर ले जा रहा है। पर ज़ाओ का कहना था कि मैं उन लोगों को मारे बिना शांत नहीं रहने वाली। मास्टर कहते हैं कि आखिर किसकी बात कर रही हो, अब तुम्हें किसे मारना रह गया है। ज़ाओ ज़ियांग को अच्छे से पता है कि मास्टर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनके क्लोज आते हुए कहती है कि आप जानते नहीं है या फिर न जानने का नाटक कर रहे हैं। मास्टर तो इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर ज़ाओ ज़ियांग पर हमला करने ही वाले थे, पर अब तक उनकी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसलिए वो जमीन पर गिरकर खुद को संभालते हुए कहते हैं कि पागल लड़की, तुम एल्डर वादू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने सालों से अपनी कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव किया है, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे जैसी सेलेस्टियल रियाल्म की लड़की उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो मुझसे भी 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उनसे उलझोगी तो फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर ज़ाओ ज़ियांग अपने वेपन को प्रिपेयर करते हुए कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। और अब आप देखिए कि कैसे ये पूरी सिटी जलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ाओ ज़ियांग काफी सारे राज छुपा कर बैठी है और उसे बहुत कुछ पता है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से कह रहा था कि क्या तुम अभी भी ज़ाओ ज़ियांग के साथ हो? तुम भूल चुकी हो क्या कि हम प्रिंस के खिलाफ नहीं जा सकते वरना वो हमें मार डालेगा। पर वो लेडी कहती है कि वो हाईनेस की वफादार है और वो इस तरीके से उन्हें बीच
रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके हस्बैंड को समझ नहीं आता कि जब उसकी मास्टर मारी जा चुकी है तो फिर ये किसकी वफादार है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी स्पैरो उड़ते हुए आती है, रेड बर्ड, जिसे देखकर उस लेडी का कहना था कि क्या तुमने हाइनेस की बॉडी देखी? आखिर तुम इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हो कि हाइनेस मारी जा चुकी है? हो सकता है कि वो जिंदा हो। तभी उस स्पैरो की आंखें चमकने लगती हैं और उसके माथे पर भी वही सेम सिंबल देखने को मिलता है, जिससे वो बंदा काफी बुरी तरीके से डर चुका था और वो बर्ड उस पर हमला कर देती है। यहाँ चेंग शेंग को दिखाते हैं, जो कि अपने मुंह से निकल रहे ब्लड को देखकर कहता है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है, बस एक छोटे से फॉर्मेशन से इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो रखी है। हमें पता लगता है कि ये जिस फॉर्मेशन की बात कर रहा है वो उसके मास्टर का बनाया हुआ निंगजियाओ के ऊपर वाला फॉर्मेशन है, जिसे रिमूव करके ही उसने निंगजियाओ की जान बचाई थी, लेकिन अब उसकी खुद की बॉडी कमजोर हो चुकी है। वो कहता है कि कितनी यूजलेस बॉडी है। तभी उसे उसी बंदे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एल्डर वादू को दिखाते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन में मग्न थे। तभी उनका वफादार उनके पास आकर उन्हें अपडेट देता है कि जाओ जियांग मेंशन में है और उसने राज्य के सलाहकार की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एल्डर वादू वापस आ जाते हैं होश में और फिर वो वहाँ पर मौजूद वॉल को देखते हुए कहते हैं कि वो मुझे मारना चाहती है। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? वो तो क्या, इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं मार सकता। एल्डर वादू को पता लग चुका था कि जंगल में चारों तरफ प्रिंस सॉन्ग के लोग घूम रहे हैं। प्रिंस रॉन्ग सॉन्ग और कोई नहीं बल्कि वही बंदर है जो कि हमारी जाओ जियांग से शादी करने के लिए तड़प रहा था और उसने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। एल्डर वादू कहते हैं कि उसके असैसियंस ने चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया है। अब देखना ये है कि वो लोग कब हमला करते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें बैम्बू ट्रीज के आसपास काफी सारे असैसियंस को दिखाते हैं। ये असैसियंस नहीं बल्कि गोस्ट सोल पपेट थे, जो कि तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, 100 के कंप्लीट होने वाले हैं, Q&A जल्दी आ जाएगा, तो जल्द से जल्द Q&A के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल की रीच भी बहुत ज्यादा गिर गई है, तो प्लीज अगर हो सके तो अपने चाहने वालों में ये वीडियो शेयर करो, जो कि दोंगुआ बहुत पसंद करते हैं। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इसे रीच दे दे और मेरा चैनल डेड होने से बच जाए।